अब देखिए शशांक 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 बताइए छल से किसको मार देता है? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को लोभ देता है कि हमारी एक पुत्री है जिससे आपको क्या करेंगे, शादी करेंगे। ये बेचारा लोभ से जाता है कि हमरो बियाह हो, समझे नहीं समझे, एक चक्कर में जाता है, कूटा जाता है, समझे नहीं समझे, मरा जाता है राज्यवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन आप देखिएगा तो बहुत अच्छा शासक माना जाता है। राज्यवर्धन के बाद इसका भाई आता है जिसका नाम क्या होता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने से पहले उसका शपथ लेता है कि हम जब तक के अपने बोलता था हर्षवर्धन। अब आप देखिए यहाँ से जैसे ही हर्षवर्धन आता है तो हर्षवर्धन देखिए यहाँ से शपथ लेता है कि पहले हम बदला लेंगे। उसके बाद देखिए तो हर्षवर्धन बदला लेंगे, किसको मारेगा बताइए तो? शशांक को। किसको मारेगा? शशांक को। तो गवर्नर शशांक रहता है। अब देखिए जब देवगुप्त मर जाता है तब मरने के बाद शशांक क्या करता है कि कन्नौज पर भी अपन शासक जमा लेता है। और उसके बाद कहाँ पे? गौड़ पे। गौड़ का तो शासक रहबे करता है। और उसके बाद कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है। कौन? शशांक। लेकिन शशांक को ही पता नहीं रहता है तो हम राज्यवर्धन को जिसको मारे हैं उसका एक और भाई है, समझे ना, जो हमको लतियाएगा, समझे। वही कुछ दिन में कहानी शुरू हो जाता है। क्या करता है हर्षवर्धन? जैसे ही गद्दी पर बैठा है तो हर्षवर्धन उसमें बहुत युवा रहता है, युवों से बहुत नीचे रहता है। कल 16 वर्ष के बालक को कितना नॉलेज होगा। अब देखिए क्या करता है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और बैठने के बाद ठीक क्या करता है, वो शशांक के विरुद्ध में युद्ध छेड़ देता है, समझे। और शशांक पे अटैक बोलता है। और जैसे ही अटैक बोलता है वैसे ही क्या होता है आपका कि इस युद्ध में हर्षवर्धन का क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। क्या होता है? जीत। तो शशांक को कौन हराया? हर्षवर्धन। शशांक को मार देता है। और शशांक के मारने के बाद इसकी बहन उस समय में भाग के कहीं गई हुई रहती है, समझे। तब ये अपने बहन को जाता है मनाने के लिए। कौन? हर्षवर्धन। तो उसकी बहन देखिए क्या करने के लिए गया हुआ रहता है। उसकी बहन चिता जोड़ के आग लगा के उसमें आत्मदाह करने जाती है, अपने आप को मतलब सुसाइड करने जाती है। कौन? राजश्री। राजश्री को जाके समझाता है बहुत ज्यादा। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत सारा समझाने के बाद तब राजश्री को कैसे कैसे मनाता है। और राजश्री को दिलासा दिलाता है कि बहन जिस कन्नौज के हमारे जिया जी शासक हुआ करते थे उसका शासक हम खुद नहीं रहेंगे, हम उसका शासक तुमको बनाएंगे। इनडायरेक्ट रूप से शासन व्यवस्था हम देखेंगे, समझे। मतलब तुम ही रहोगी वहां की रानी। कहाँ की? कन्नौज की। लेकिन बताइए उसकी बहन है, मेन शासक हर्षवर्धन है, तो कन्नौज तब भी किसके अधिकार में आ जाएगा? हर्षवर्धन के। अब सिंपल सी बात है, आप बताइए कि बीच में लालू यादव जी थे, लालू यादव जी वो राबड़ी देवी को खड़ा किए थे चीफ मिनिस्टर के पद से और जीते भी थे। तो बताइए डायरेक्ट रूप से शासन कौन चला रहा है? लालू यादव। और ये तो नाम का उठाइए ना थे, उनका हस्बैंड है। तो सिंपल सी बात है कि मुखिए में आप ही का कन्या जीत जाएगा तो भाई ये सारा भाग दौड़ तुमसे। अब सब गाँव वाला तो नहीं आया करने के लिए नहीं है कि नहीं, सब आप ही भैया कहाँ गए का चर्चा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्पोरली नाम उसको दिया जाता है लेकिन काम किसी और का रहता है। हाँ। तो अब देखिए आप दिमाग लगाइए, जब शशांक को हराया तब बंगाल से इसके अंदर में आ ही गया। किसके अंदर में आ गया? हर्षवर्धन को। उसके बाद हर्षवर्धन एक और किसको? कन्नौज को भी जीत लिया। तब जब कन्नौज को जीता तब कन्नौज काफी विकसित एरिया था। क्या था? विकसित। तब कन्नौज को हर्षवर्धन ने क्या कर लिया? राजधानी बना लिया, समझे ना। राजधानी बना लिया। कौन बना लिया? हर्षवर्धन। कन्नौज को राजधानी बना लिया। और जब राजधानी बनाया तो आप दिमाग लगाइए कि वर्धन वंश का दो राजधानी हुआ। शुरुआत में कहाँ बनाया गया था? थानेश्वर। और दूसरा आप कहाँ बना? कन्नौज। अब जब कन्नौज में बना तो आगे देखिए कन्नौज को जीता और राजधानी बना लिया, नई राजधानी कन्नौज को बना। हर्षवर्धन देखिए हर्षवर्धन उत्तर भारत के टोटल 5 क्षेत्र को जीत लेता है। जैसे में आप देखिएगा एक पंजाब, बंगाल, कन्नौज, एक और 2 और रहता है, समझे कि नहीं समझे। तो टोटल कितना राज्य को जीता है? 5 को। मतलब उत्तर भारत में खूब अच्छा इसका शासन जमा लेता है। कौन? हर्षवर्धन। मतलब उत्तर भारत में खूब अच्छा शासन। जब उत्तर भारत को जीत लेता है तो आगे देखिएगा हर्षवर्धन शशांक को भी मार देगा। हर्षवर्धन के समय में एक यात्री आता है जिसका नाम क्या होता है? हैंडसम। क्या होता है? हैंडसम। साहब ह से हर्षवर्धन, ह से हैंडसम, याद रखिएगा नहीं, दोनों नंबर सेम सेम है। हाँ। अब देखिए हैंडसम जब भारत आया तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो बताइए तो कौन था? कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। अब देखिए ऐसा समझो, हला नहीं करो, कोई आदमी हला नहीं कीजिए। अरे कहा बीच में टोका टोकी जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। लेकिन फाहियान जो है किसके समय में आया था? पीछे पढ़ा चंद्रगुप्त। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका कौन? हैंडसम। तो हैंडसम किसके समय में आया? हर्षवर्धन। अब देखिए हैंडसम कोई चीज के लिए नहीं आता, हैंडसम सिर्फ पढ़ने के दृष्टि से आया। किसी के लिए? पढ़ने के दृष्टि से। मतलब उसका कोई गलत सोच नहीं था कि हम वहाँ गुप्तचर बन के जाएंगे किसी राजा का, ये सब बात नहीं। एक स्टूडेंट था। क्या था? स्टूडेंट।
जैसे में आप मेडिकल के पढ़ाई या IIT के पढ़ाई ज्यादातर कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह वो बेचारा चीन से चल के कहाँ आया था, बिहार में, समझे। अब बिहार में आप देखिए एक नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है, नालंदा। तो उस समय में हम बताए थे कि गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान माना जाता था, याद आया, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो उसमें पढ़ने के लिए कौन आया था, हैंसम। अब हैंसम जब बाबू पढ़ने के लिए इसमें आया, तो हैंसम पढ़ने के आने के बाद इसमें देखिएगा कि 629 में चला था, कितना में चला था, 629 में। एक वर्ष की कठिन परिश्रम करने के बाद भारत के सबसे पहले कपीसा नाम के राज्य में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कपीसा। और कपीसा में जैसे ही पहुंचा, उसके बाद एक जब यहाँ पे उत्तर भारत में एंट्री मारा, तो देखा कि यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन है। किसका शासन है, हर्षवर्धन का। तो जब ये आया तो हर्षवर्धन से मिला, उसका हर्षवर्धन को कहा कि हम यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए आए। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चालू कर दिया, कौन, हैंसम। आज जब ये पढ़ा तो उसके बाद देखिएगा इसमें पढ़ा भी, उसके बाद देखिए 629 में हर्षवर्धन के समय, उसके बाद ये बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। अब देखिए जब ये आया तो इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं, यात्रियों का राजकुमार, उसके बाद देखिएगा इसको नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। एग्जाम में आपको तीनों क्वेश्चन पूछता है कि शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं, हैंसम को। किसको, हैंसम को। यात्रियों के राजकुमार से किसे जानते हैं, हैंसम को। नीति का पंडित हम किसको जानते हैं, हैंसम को। आगे देखिए हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, जैसे कि राज्यवर्धन था, उसके बाद कौन था, इसका पिता था कौन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति। ये सब बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, ये सब शैव धर्म या कोई दूसरे धर्म को मानता था। तो उसी तरह हर्षवर्धन भी शुरुआत में बौद्ध धर्म नहीं मानता था। क्या मानता था, नहीं मानता था। तो जब हैंसम से मिला, हैंसम जब पूरा शिक्षा ग्रहण कर लिया, तो हैंसम इसको समझाया कि तुझे धर्म माना चाहिए, मैं कुछ रखल उखल न है, समझे नहीं समझे। अभी बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, तो बौद्ध धर्म इसको डेली समझाता था। कौन समझाता था, हैंसम। तो समझाते समझाते हर्षवर्धन को धर्म में पलटा दिया, कहा कि आज तो बाद में जाके हर्षवर्धन कौन धर्म को अडॉप्ट करता है, बौद्ध धर्म को। आई बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन जो माना था, तो बौद्ध धर्म के कौन शाखा को मानाता था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। अब ज्यादातर याद रखिएगा कि इंडियन जितना भी राजा था वो सब महायान को माना था। क्या माना था, महायान को। महायान में नियम ही था ना, ये रोटियों खा रहे हैं, बौद्ध धर्म मान रहे हैं, हाँ समझे नहीं, हाँ गृहस्थ जीवन व्यतीत करके। अब देखिए हर्षवर्धन जिस समय में पढ़ने, हैंसम जिस समय में पढ़ रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, चाहे हर्षवर्धन का जिस समय में शासन था, उस समय में वहाँ के प्रिंसिपल कहिए या कुलाधिपति वहाँ आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे, आचार्य शिलभद्र थे। आगे देखिए हैंसम एक ऐसा स्टूडेंट हुआ उसका, हैंसम, जो उसमें पढ़ा भी और उसका शिक्षक भी बना, मतलब स्टूडेंट भी रहा और टीचर भी बना। किसका, नालंदा विश्वविद्यालय के। तो हैंसम के बारे में पूरा समझ में आ गया। अब हैंसम से थोड़ा फ्लैशबैक इधर आ जाइए। इसमें हर्षवर्धन के समय हैंसम गया, हर्षवर्धन। अब देखिए हर्षवर्धन के दरबार में दो कवि, एक कवि रहा करते, जिसका नाम था क्या, बाणभट्ट। क्या नाम था, बाणभट्ट। अब बाणभट्ट था, तो बाणभट्ट काफी मतलब प्रसिद्ध मतलब कवि हुए। अब देखिए इस दो चीज का रचना किया, एक किया हर्षचरित का, एक किया कादम्बरी का। किसका किया, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। तो देखिए बाबू हर्ष चरित्र जो लिखा है, तो मान के चलिए हमारा नाम हो गया मुकेश, अब मुकेश चरित्र को लिख दिया, तो हमारे बारे में लिखा कि आपके बारे में लिखिएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हर्ष चरित्र लिखा तो इसमें किसका चित्रण किया हुआ, हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन अपने जीवन में क्या किया नहीं किया, उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के वंश कितना प्रभाव का वर्णन क्या किया, ऐसे बैठा, उस सब का चर्चा कहाँ मिलता है, हर्ष चरित्र में। राष्ट्री को कैसे बंदी से छुड़ाया, कैसे कैसे शशांक को हराया, सब कहाँ चर्चा है, हर्ष चरित्र में। अब देखिए आगे जाके लिखा कादम्बरी। कौन, कादम्बरी। तो आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा है, कादम्बरी को किसने लिखा था, बाणभट्ट। किसने लिखा है, बाणभट्ट। अब यहाँ से तो आपको पूछेगा, ये खत्म हो गया। अब आगे देखिए हर्षवर्धन अपने बहुत बड़ा महान कवि होता है। क्या होता है, कवि। इसमें कवि का भी गुण पाया जाता है। तो कवि का गुण पाया जाता है, तो ये बेचारा क्या करता है, ये 3 गो आपका लिखता है किताब, जिसका नाम होता है, 3 पुस्तक लिखता है अपने ही नाम से, जिसका नाम होता है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। आप बाबू हमेशा इसको याद रखिएगा, और आपको फंसाएगा कहाँ से, समझिए। आपको देगा ऑप्शन में बाणभट्ट, समझे ना, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप याद रखिएगा रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, ये तीनों स्वयं कौन लिखा है, हर्षवर्धन। लेकिन कादम्बरी और हर्षचरित कौन लिखा है, बाणभट्ट। याद रहेगा, ये दोनों अलग अलग याद करके। उसका देखिए हर्षवर्धन को हम शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, शिलादित्य। अब देखिए हर्षवर्धन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं द्वितीय अशोक। क्या कहते हैं, द्वितीय अशोक। हर्षवर्धन का ज्यादातर नीति अशोक की तरह रहा। आप याद कीजिए अशोक भी शुरुआत में दूसरे धर्म को मानता था, और बाद में जब देवगुप्त से मिला था कौन धर्म को मानने लगा, बौद्ध धर्म के। उसके बाद देखिए है कि अशोक भी क्या कहता है,
अशोक भी आप देखिएगा कि एक श्रीलंका के शासक को मारा था, उसके बाद नंदराज का कलिंग का शासक उसको हराया था, समझे। ठीक उसी तरह ये भी तो शशांक को हराया, 3-4 राज्य जीता, तो उससे मिलता जुलता है कि नहीं है। ये भी हिंदू शासक था, वो भी कैसा शासक था, हिंदू शासक। तो इसलिए हम हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं, समझे नहीं समझे। आगे देखिए आपसे देखिएगा, जब उत्तर भारत में पूरा शासक फैलाया हुआ था, उत्तर भारत में ऐसे देखिए, उत्तर भारत का ये आपका लोकेशन ऐसे आता है, ऐसे करके इतना में इसका शासन व्यवस्था था। उत्तर भारत को जीतने के बाद हर्षवर्धन के मन में आया कि हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर भी बढ़ते हैं, समझे। अब सिंपल सी बात है, आपको अगर 100 रुपया डेली का कोई दे रहा है तो आप दिमाग लगाते हैं कि अगर कोई आदमी आपको 120 रुपया आगे कहा हम डेली का आपको काम करने का देंगे, तो आप 120 वाला में काम करिएगा कि 100 वाला में, 120 वाला में। तो हर एक आदमी जिसके पास जितना आमदनी होता है सोचता है कि और वृद्धि हो और वृद्धि हो, समझे नहीं समझे। 5 राज्य उत्तर भारत के जीतने के बाद भी सोचता है कि जब उत्तर भारत को जीत लिए हैं तो थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब देखिए हर्षवर्धन सिंध को जीत नहीं पाता है, उसके बाद कश्मीर को जीत नहीं पाता, सिंध को थोड़ा सा एरिया जीत पाता है, उसके बाद कश्मीर को सफाई नहीं जीत पाता है। कौन? हर्षवर्धन। तो आपसे पूछेगा उत्तर भारत में हर्षवर्धन के शासन से कौन बचा हुआ था? कश्मीर। कौन बचा हुआ था हुआ? कश्मीर। अब देखिए आगे जाके क्या करता है कि दक्षिण भारत को जब योजना बनाता है जीतने का, तो अपने सेनाओं को लेके उतर जाता है दक्षिण भारत। यहाँ तो मैप भी नहीं बना सकते, अभी यहाँ छोटा सा बनाए, समझिए। समझिए भारत है। अब देखिए उत्तर भारत का एरिया ही है, उत्तर भारत का एरिया ही है, और उत्तर भारत का एरिया है तो ऊपर में जम्मू कश्मीर है, इस एरिया को नहीं जीत पाता। अब देखिए दक्षिण भारत यहाँ से नीचे स्टार्ट हुआ। अब दक्षिण भारत जब यहाँ के नीचे स्टार्ट होगा तो दक्षिण भारत में जैसे ही अभियान को चलाता है तो उस समय में दक्षिण भारत में देखिएगा एक वंश होता है चालुक्य वंश। कौन वंश होता है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का उस समय में शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय। कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय को इस बात का भनक हो जाता है कि हमारे ऊपर हर्षवर्धन आक्रमण करने वाला है। क्या करने वाला है? समझ में आया? अब देखिए हर्षवर्धन जो होता है उसको इस बात का क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कौन आक्रमण करने वाला? हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय को इस बात का भनक चल जाता है कि हमारे ऊपर कौन आक्रमण करने वाला? हर्षवर्धन। अब समझिए, आप ऐसा समझिए, यहाँ पे शासन कर रहा है, यहाँ से लाता है कि हमारे अपने शासन को। अब देखिए इस बीच में हर्षवर्धन इस युद्ध में नहीं हारता, लेकिन हारने का वजह आप समझिए क्यों हारता है। आप देखिएगा कि सबसे ऊपर यहाँ देखिए दक्षिण भारत में प्रवेश करें, यहाँ विंध्याचल का पर्वत है ना। अब देखिए जैसे ही पर्वत को पार करता है उसका बीच में नर्मदा नदी है, ये दोनों को पार करने के बाद एक और पर्वत आता है, तब आपका क्या होता है? दक्षिण भारत स्टार्ट। समझे नहीं समझे? तो आप समझिए पहले क्या किया होगा? पर्वत को पार किया होगा, उसके बाद नदी को पार किया होगा। अब दोनों को पार करेगा तो पहले ऊंचाई पर चढ़ना, फिर नैया खेप के जाना। तो आप बताइए आपका सेना थकेगा कि नहीं थकेगा? पूरा थका हुआ था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय सोचा कि अगर इसका सेना कुछ देर के लिए भी आराम करता है तो हमको युद्ध में भैया पक्का हरा देगा। रेस मिला कि हरा देगा, हराएगा कि नहीं हराएगा? रात भर तो कोई आदमी जागल है, तैयो कोई समय उल्टा पुल्टा काम कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अभी सोचा कि जैसे इसका सेना हमारे सीमा पर उतरेगा वैसे हम इस पर क्या बोल देंगे? टैक बोल देंगे। कौन बोला? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय अपने सेना को एकदम रात भर में तैयार कर लिया, कहा चलो हर्षवर्धन को हम हराते हैं। हर्षवर्धन और दोनों के बीच में समझिए, कि दोनों के बीच में यहाँ एक नदी था जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के तट पर दोनों में घमासान युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ? युद्ध होते होते अंत तक वही रिजल्ट आया जिसका डर था। पुलकेशिन द्वितीय में क्या हो गया? जीत गया। क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय जीत गया, हर्षवर्धन क्या हो गया? हार गया। जब हर्षवर्धन हारा तो इस समय में इसकी पहली हार यहाँ हो गई। अब देखिए तो हर्षवर्धन यहीं से अपने विजय अभियान को रोक दिया, उसके बाद यहाँ से वापस भी चला गया था। तो अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है? पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध को जीत के उपलब्धि को हासिल करने के लिए क्या करता है? एक अभिलेख लिखवाता है जिसको हम क्या कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं एहोल अभिलेख। क्या कहते हैं? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख लिखवाता है। एहोल अभिलेख में लिखवाता है, क्या लिखवाता है? कि हम इस युद्ध में हर्षवर्धन को हरा दिए। क्या हो? अब हर्षवर्धन से जीत लेता है। अब जीतने के बाद बताइए तो यहाँ से इसको कौन हराता था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हर्षवर्धन को हराने वाला शासक कौन था दक्षिण भारत का? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कौन नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए हर्षवर्धन यहाँ से हार जाता है। और उसके बाद पूछेगा कि जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय में किस वंश का शासक था? पल्लवों का। किसका था? पल्लव, चंदेल, ऐसे करके देखा था। अब क्या मारेगा? पल्लवों का शासक था। अब पल्लव का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए इसका चर्चा एहोल अभिलेख में मिलता है। हाँ आगे देखिए
अब यहाँ से देखिए हर्षवर्धन भी धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, हर्षवर्धन का भी उम्र पूर्ता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाता है। अब देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ऐसा समझिए बीबीआई बात, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अब देखिएगा उत्तर भारत पूरा सुनसान हो गया। क्या हो गया? सुनसान। सुनसान करने का सेंस यह हुआ कि उसके बाद उत्तर भारत में कोई ऐसा शासक जन्म नहीं लिया जो जिस तरह गुप्त, उसके बाद मौर्य, उसके बाद क्या देखिएगा वर्धनवंश, ये तीनों जिस तरह से उत्तर भारत को पूरे कमांड किया चलाया, उस तरह से कोई नहीं उत्तर भारत को चला पाया। समझे नहीं समझे? तो हर्षवर्धन के मरने के बाद एकदम समझिए नष्टो नाबूद हो गया। क्या हो गया आपका? उत्तर भारत पूरा समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो यहाँ पे कोई शासक फिर से अच्छे से शासन करने वाला हुआ नहीं। उसके बाद देखिएगा कई साल बीत जाने के बाद आगे आप देखिएगा मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, जिसमें आपको देखिएगा कोई मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के बाद कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे सब शासन करने लगता है। समझे नहीं समझे? उसके कई वर्षों के बाद एक आपका आता है 1000 वर्षों के बाद अकबर। क्या आता है? अकबर फिर से पूरे भारत पर क्या कर पाता है? शासन कर पाता है। आप देखिएगा इस प्राचीन भारत में तो सबसे आपको महान शासक देखिएगा तो सबसे निम्न कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बताइए पूरे भारत पर अकेले शासन किया था, अखंड भारत। और उसके बाद बताइए पूरे भारत पर शासन किया था, आप विदेशी लड़की से ब्याह भी किया था, सबसे निम्न वही ना था। उसके बाद अशोक भी किया। समझे नहीं जानते? चंद्रगुप्त मौर्य कितना निम्न हुआ? समझे नहीं जानते? उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त भी उसी में से था। समुद्रगुप्त दक्षिणावर्त आर्यावर्त के 12 गो और 9 गो, क्या गो हुआ? 12 9 21 को शासक के मुंह थकुच दिया। समझे नहीं समझे? थकुच के उसके बाद क्या किया? शासन किया। समझे ना? दक्षिणावर्त के सब शासक को हरा के क्या बोला था कि हम तुमसे खाली टैक्स लेंगे, तुमको हमारा आधिपत्य स्वीकार करना होगा। कौन कहा था? चंद्रगुप्त जी। तो ये सब जो शासक हुए बहुत महान हुए, लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद कोई ऐसा शासक फिर पैदा नहीं लिया। समझे नहीं समझे? अब आपसे पूछेगा कि अंतिम हिंदू शासक कौन था उत्तर भारत का? हर्षवर्धन कौन था? अरे तो मुस्लिम में था अकबर, कहाँ से पूछ जाते हैं? समझे नहीं समझे? अब देखिए अंतिम शासक कौन होते हैं? हर्षवर्धन, अंतिम हिंदू सम्राट। उसका देखिए हर्षवर्धन के बारे में यही था आपका। हर्षवर्धन से आपका खत्म हो गया। हर्षवर्धन के बाद इसका समाप्त हो जाता है। अब रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका हर्षवर्धन अब कर दीजिए।